हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एसेट बी में। मैं हूं आदित्य सिंह, आपका एसेट, और आप सब मेरे प्यारे प्यारे बी। क्लास 10th की सिविक्स को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो इस पार्ट की वीडियोस में हम लोग चैप्टर 4 को कवर करेंगे, जो कि ये सेकेंड पार्ट होगा। इसके पहले वाली पार्ट में हम लोगों ने जेंडर, रिलीजियन एंड कास्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से जेंडर है हमारे यहाँ पे, जेंडर को लेके जो है हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की बात होती है, लेकिन जेंडर के साथ किस तरह से लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं एक दूसरे को, और ज़्यादा जो पॉलिटिक्स है उसमें भी जो रिप्रेजेंटेशन है, उनके हक की बात है, वो किस तरह से ध्यान नहीं दी जाती है। अब आज हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं, इस पार्ट में, कि रिलीजियन, कम्युनलिज्म और पॉलिटिक्स, यानी जो धर्म है आपका, रिलीजियन, और जो आपका कम्युनलिज्म है, जो सांप्रदायिकता है, और जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, उसमें जो वीमेन है उनका किस तरह से बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन है या प्रेजेंटेशन है या नहीं है। स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पे बताया गया आपको, यहाँ पर एक बताया गया है पारिवारिक कानून क्या होता है। तो मतलब जैसे विवाह हो गया आपका, तलाक हो गया, गोद लेना, और ऐसे उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े जो मामले हैं ना, वो कानून हमारे देश में संबंधित जो उसके कानून होते हैं उन्हें ही पारिवारिक कानून कहा जाता है। और अलग अलग पारिवारिक कानून देश में हमारे सभी अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग बनाए गए हैं। तो ये आपका फैमिली लॉ कहलाता है। यहाँ पे एक स्टूडेंट है जो बता रही है कि आई एम नॉट रिलीजियस, वाई शुड आई बोदर अबाउट कम्युनलिज्म एंड सेकुलरिज्म। यानी मैं धार्मिक नहीं हूँ, मुझे सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता की जो परवाह क्यों करनी चाहिए, मैं क्यों करूँ कि कौन से लोग धर्म सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं, कौन से लोग धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। लेट नाउ टर्न टू ए वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल डिवीजन, द डिवीजन बेस्ड ऑन द रिलीजियस डिफरेंसेस। This division is not as universal as gender, but religious diversity is fairly widespread in the world today. Many countries, including India, have in their population followers of different religions, as we notice in the case of Northern Ireland, even when most of the people belong to the same religion. मतलब चलिए हम लोग एक अलग ही प्रकार के सामाजिक विभाजन की चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, यानी जिसमें धार्मिक जो अंतर है उनके उस पर आधारित जो हमारे यहाँ पे डिवीजन हुआ है लोगों के साथ, उसकी बात करते हैं। यह जो विभाजन है यह जेंडर के जैसा तो हर जगह नहीं है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में देखें तो धार्मिक जो विभिन्नता है आज बड़ी बड़ी हो चली, मतलब बहुत तेजी से फैल रहा है। लोग बताने वाले होते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, ये वो, और अलग अलग तरीके की हम लोग बहुत सारी जो जुलूस वगैरह हैं, जो दंगे हैं, ये सब हम लोग देखते हैं। तो भारत के साथ साथ अनेक जो देश हैं, इनके अलग अलग धर्मों में यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं ये रहते हैं एक साथ। जैसा कि हम लोगों ने आपके उत्तरी आयरलैंड के मैटर को देखा था कि अगर लोग एक धर्म को माने तो उनकी पूजा पद्धति जो है और जो मान्यताएं हैं वो अलग अलग हों, तब भी जो है उनके साथ जो है रंग भेद बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से जो है मतभेद पैदा हो जाता है। जो आपका जेंडर डिवीजन है, इसके अपोजिट जो है जो रिलीजियस डिवीजन है, इसका प्रभाव जो है हम लोग देखें तो अक्सर जो पॉलिटिक्स के फील्ड में दिखाई देता है। आप देखते होंगे लोग रिलीजियस को बता के वोट मांगते हैं, डिबेट होते हैं, आप लोग न्यूज़ देखते होंगे। तो जरा इन बातों पे चलिए गौर करते हैं हम लोग कि गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म से उनका मतलब क्या था कि भाई हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म से न होकर, बल्कि उनका क्या मतलब था कि जो नैतिक मूल्य है हमारा उससे था, जो कि सभी धर्मों से जुड़े हैं। यानी उनका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा जो मूल्य स्थापित हुए हैं उसके द्वारा निर्देशित होने चाहिए। और देखिए सेकेंड पॉइंट कि अपने देश के जो मानवाधिकार हैं समूहों का, इनके इस तरह के समूहों का कहना है कि इस देश में जो सांप्रदायिक दंगे हैं या दंगे में मरने वाले जो ज़्यादातर लोग हैं वो माइनॉरिटीज समुदायों के हैं। इनकी मांग है कि सरकार इन माइनॉरिटीज की रक्षा के लिए अलग से कदम उठाए या कुछ विशेष कदम उठाए। थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग, महिला आंदोलन का कहना है कि भाई सभी धर्मों में जो पारिवारिक कानून महिलाओं से जो डिवीजन करते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, इस आंदोलन की मांग यह है कि भाई सरकार को इन कानूनों को एक बराबर तरीके से बनाने के लिए उनमें बदलाव करने चाहिए, जिससे कि सभी धर्मों में सबको ये राइट मिले। जैसे कि पहले 3 तलाक वाला नियम चल रहा था ना, तो पहले हिंदू में हुआ कि आप ऐसे किसी को तलाक नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब देखिए 3 तलाक जो मुस्लिमों में था, मुस्लिम लीग में, उसको भी ये मानना पड़ा और उसके लिए भी कानून बनाना पड़ा। तो उसी तरीके से जितने भी राइट है ना वीमेन के, चाहे वो आपके फैमिली लॉ हो या कुछ भी हो, वो सभी धर्मों में एक जैसे होने चाहिए। इस तरह से जो है महिला आंदोलन जो है, जो वीमेन है, जो रिवॉल्यूशन लाती हैं, वो सबों का ये कहना है।
तो ये सभी जो मामले हैं धर्म और राजनीति से जुड़े हैं, पर ये बहुत ज़्यादा गलत और खतरनाक भी नहीं लगते हैं। क्यों? विभिन्न धर्मों से निकले विचार जो हैं, आदर्श, जो मूल्य राजनीति में एक भूमिका निभा सकते हैं। लोगों को एक धार्मिक समुदाय के तौर पे बात करें तो उनकी ज़रूरतें, उनकी जो जिनसे उनका अच्छा भलाई हो सकता है, इनकी मांग को राजनीति में उठाने का अधिकार भी होना चाहिए। जो लोग राजनीति सत्ता में हैं, उन्हें धर्म के कामकाज पर नज़र रखनी चाहिए, और वह किसी के साथ भेदभाव करता है या किसी के दमन में सहयोगी की भूमिका निभाता है तो उसको रोकना चाहिए। बात करें अगर शासन की, तो सभी धर्मों के साथ जो है समान बर्ताव करता है, तो ऐसे उसके जो काम है उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, ऐसे शासन से कोई समस्या नहीं है। अब देखेंगे हम लोग कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकता। देखिए, समस्या तब शुरू होती है ना जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। पिछले चैप्टर में हम लोग ने देखा था कि नॉर्दर्न जो आयरलैंड है, इसका एग्जाम्पल ऐसा है जहाँ पर राष्ट्रवाद की एक ऐसी अवधारणा है जो कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे खतरा दिखाता है। समस्या तब और ज़्यादा बड़ी हो जाती है जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे पर और पक्षापोषण, यानी एक पक्ष का सुनना दूसरे पक्ष का न सुनना, इस तरह से जब यह रूप लेने लगती है तो ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। इसके अनुयायी जो होते हैं वो दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं। ऐसा तब होता है जब एक धर्म के जो विचारों के लोग हैं ना, वो दूसरों से श्रेष्ठ माने जाने लगता है, यानी हिंदू ही सबसे अच्छा है, इस तरह से, है ना। तो कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है। इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल करके किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है, जब तो स्थिति और ज़्यादा बुरी होने लगती है। राजनीति से अगर हम लोग धर्म को इस तरह से जोड़ना ही, इसी को क्या कहते हैं, कम्युनलिज्म कहते हैं। राजनीति को धर्म से जोड़ना ही सांप्रदायिकता कहलाती है। सांप्रदायिकता जो है वो राजनीति इस सोच पर आधारित होती है, या जो आपका कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स है इस सोच पर आधारित होती है कि जो धर्म है, धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना ही क्या है, कम्युनलिज्म है। इस सोच के अनुसार एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग जो है एक ही समुदाय के होते हैं, उनके कुछ मौलिक हित एक जैसे होते हैं, और उन समुदाय के लोगों के आपसी जो मतभेद हैं वो सामुदायिक जीवन में कोई अहमियत नहीं रखते हैं। इस सोच में जो है यह बात भी शामिल है कि किसी अलग धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो दूसरे सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते। अगर बात करें अलग अलग धर्मों के लोगों की, तो सोच में उनकी समानता दिखती है, या तो ऊपरी और बेईमानी होती है, ठीक है। अगर कहीं पे समानता दिखती है तो केवल क्या है, ये केवल बाहर से दिखावा होता है कि हाँ इक्वलिटी दिख रही है दोनों धर्मों में, बट वो ऊपर से होता है, और बेईमानी होती है। अलग अलग धर्मों के लोगों के हित की बात करें तो अलग अलग ही होंगे और उनमें टकराव भी होगा। तो जो कम्युनलिज्म की जो सोच है, थिंकिंग है, जब ज़्यादा आगे बढ़ती है तो उसमें यह विचार जुड़ने लगता है कि दूसरे धर्मों के जो अनुयायी हैं वो एक ही राष्ट्र में समान नागरिक के तौर पर नहीं रह सकते। इस मानसिकता के अनुसार या तो एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के अंदर आना पड़ेगा, या फिर उनके लिए अलग ही राष्ट्र बनाना पड़ेगा। तो यह जो बात है ना, मान्यता है, यह बुनियादी रूप से गलत है। एक धर्म के लोगों के हित और उनकी आकांक्षाएं जो है हर मामले में एक जैसी हों, यह पॉसिबल नहीं है। हर व्यक्ति कई तरह की भूमिका निभाता है, उसकी हैसियत पहचान अलग अलग हो सकती है। हर समुदाय में तरह तरह के विचार के लोग होते हैं, तो इन सभी को अपनी बात कहने का राइट होना चाहिए। इसलिए एक धर्म से जुड़े जो सभी लोगों के किसी गैर धार्मिक संदर्भ में एक करके देखना उस समुदायों की आवाज़ों को दबाना के जैसा है, उनकी आवाज़ों को दबाने के जैसा है। अब देखेंगे हम लोग कि सांप्रदायिक राजनीति के अनेक रूप होते हैं, जो कि पहला पॉइंट आउट देखिए आप, सांप्रदायिकता जो है वो सबसे आम दैनंदिन जीवन में, मतलब डे टू डे लाइफ में दिखती है। इसमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदायों के बारे में जो है बनी बनाई धारणाएं हैं वो, और एक धर्म को दूसरे धर्म से बड़ा मानना, ये ऐसी मान्यताएं भी शामिल हैं लोगों के अंदर। तो ये चीज़ें इतनी आम है ना कि अक्सर हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं, जबकि ये हमारे अंदर ही बैठी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जो सांप्रदायिकता की सोच है वो अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के फिराक में रहती है। जो लोग बहुत ज़्यादा बहुसंख्यक मेजॉरिटी समुदाय को होते हैं, उनकी यह कोशिश रहती है कि भाई हम बड़े हैं, हमारा प्रभाव ज़्यादा हो, तो ये बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है, मेजोरिटलिज्म का जो है रूप ले लेती है। तो जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जो इनकी संख्या कम है, उनमें यह विश्वास अलग राजनीति इकाई बनाने की इच्छा का रूप ले लेता है कि भाई अगर ऐसी बात है, हमारे राइट को नहीं देखा जा रहा है, हमको कम आंका जा रहा है, हम लोग कम है पॉपुलेशन में, तो हम लोग का अलग ही पॉलिटिक्स होना चाहिए। बात करें आपके जो आपके ये
सांप्रदायिक आधार पर अगर राजनीति देखें तो हम लोग जो गोलबंदी होती है ये सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। इसमें धर्म के पवित्र प्रतीक, धर्म गुरु, भावनात्मक अपील और अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने जैसा तरीकों का उपयोग किया जाता है, जो कि बहुत आम बात है। चुनावी राजनीति में बात करें तो एक धर्म के मतदाताएं जितने हैं वोटर्स हैं, इनकी भावनाओं को या इनके हितों की बात उठाने जैसे तरीके अपनाए जाते हैं। कई बार तो सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और बहुत ज़्यादा नरसंहार कराती है। डिवीजन के समय में भारत और पाकिस्तान के जो भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए थे, आज़ादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई, यानी हम लोग आज़ाद हो गए उसके बाद भी। तो देखिए यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष शासन के बारे में बताया गया है, यानी कि सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट का मतलब ये होता है ना, जहाँ पे धर्म को पक्ष नहीं माना जाता, सबके साथ धर्म के साथ धर्म को आधार बना के किसी के साथ न्याय नहीं होता। सेकुलर स्टेट का मतलब होता है ना कि सब लोग, सभी धर्म बराबर हैं। तो हमारा कंट्री तो सेकुलर माना जाता है, सेकुलर कंट्री माना जाता है, फिर भी हमारे यहाँ पर ये सारी समस्याएं देखने को मिलती है। तो देखिए, जो कम्युनलिज्म वाज एंड कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द मेजर चैलेंज टू द डेमोक्रेसी इन अवर कंट्री, यानी हमारे सांप्रदायिकता जो है हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती रही है। हमारे संविधान के जो निर्माता हैं इस चुनौती के प्रति सचेत थे, जागरूक थे। इसी कारण से उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना और इसी आधार पर संविधान में अनेक जो है प्रोविजन किए गए। इसके बारे में हम लोग पिछले साल बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर क्लास में, यानी क्लास 9th में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट है यहाँ पे। देखिए, भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया है, मतलब ये नहीं कहा कि हाँ ये पूरे देश का जो है धर्म रहेगा। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम, इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा रहा है उसके विपरीत भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। संविधान जो है ना सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने की पूरी खुली छूट देता है, आज़ादी देता है। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को जो है अवैधानिक महसूस करता है या घोषित करता है, इलीगल महसूस करता है। नेक्स्ट देखिए, इसके साथ ही संविधान जो है धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का भी अधिकार देता है, जैसे कि छुआछूत की इजाज़त नहीं देता। तो इस हिसाब से देखें तो जो हमारे यहाँ सेकुलरिज्म में कुछ पार्टियां जो है व्यक्तियों की एक विचारधारा भर नहीं है, यह विचार हमारे संविधान की ही बुनियाद है। सांप्रदायिक भारत में बात करें तो सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही खतरा नहीं है, यह भारत की बुनियादी जो अवधारणा है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और खतरा भी है। हमारी तरह जो है जो धर्मनिरपेक्ष संविधान जरूरी चीज़ है, ठीक है, पर अकेले इसी के बूते जो है हम लोग सांप्रदायिकता का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हमें अपने दैनिक जीवन में भी सांप्रदायिक जो पूर्वाग्रहों हैं और जो दुष्प्रचार हैं इसको लेके उसका मुकाबला करना होगा, और धर्म पर आधारित जो गोलबंदी है इसका भी मुकाबला राजनीति के दायरे में करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऊपर स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग देखते हैं जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ये यहाँ पर आपका पोस्टर है, इसमें लिखा है देखिए हिंदी में कि भाई चश्मे नम जाने शोध, ये आप इसको पढ़ सकते हैं। मतलब एक पेंटिंग है जो ये दिखा रही है कि किस तरह से यहाँ पे सेकुलर स्टेट को लेकर लोग दंगे फसाद करते हैं। फिर यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर सेकेंड फिगर दिया हुआ है, हम तो ठहरे अजनबी, कितनी मुलाकातों के बाद खून के धब्बे धुलेंगे, कितनी बरसातों के बाद। ये फैज अहमद फैज जी ने लिखा है। तो ये बयां कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर डेमोक्रेसी में रहते हुए भी एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। देखिए यहाँ पर एक फिगर है, यह कुर्सी मुख्यमंत्री बनने वाले के लिए बनाई गई है ताकि वह अपनी धर्मनिरपेक्षता को साबित करे। तो इस पर बड़े झटके लगेंगे, क्यों? क्योंकि देख रहे हैं आप हर तरह का इसमें बनाया गया है, और नीचे से देख रहे हैं आप इसको आरी से ये वहाँ से काट रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं और नीचे से इसको काट रहे हैं। ये जो है अजीत ननीन द टाइम्स ऑफ इंडिया का पिक है। तो देखिए अब हम लोग देखेंगे जाति और राजनीति, यानी कास्ट एंड पॉलिटिक्स। तो देखिए हमने राजनीति में सामाजिक विभाजन की दो अभिव्यक्तियों को देखा है, क्या भाई कि इनमें एक मोटे तौर पर सकारात्मक है और लाभदायक है, तो दूसरी जो है निगेटिव है और जो है नुकसानकारी है। तो आइए अब हम लोग अंतिम जो मेन डिवीजन है यानी जाति और राजनीति की पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, इसके जो है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही पक्षों पे। तो देखिए जातिगत जो असमानताएं हैं यानी कास्ट इनक्वालिटीज है, तो अनलाइक जेंडर द रिलीजन एंड रिलीजन कास्ट डिवीजन इज ए स्पेशल टू इंडिया। लिंग और बात करें आपके धर्म पर आधारित जो विभाजन है ये तो दुनिया भर में है, हाँ, पर जाति पर आधारित विभाजन जो है सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। सभी समाजों में कुछ सामाजिक असमानताएं और एक तरह का जो श्रम का विभाजन है वो पाया जाता है। अधिकतर समाजों में जो पेशा परिवार है इनकी जो पीढ़ी है दूसरी पीढ़ी में जाता है। जो पेशा है जैसे कि किसी का
किसी के यहाँ का लकड़ी का काम होता है तो वो वही काम उसकी अगली पीढ़ी में भी लोग करते हैं, तो ये पीढ़ी में पीढ़ी जाता है, ठीक है। लेकिन जाति व्यवस्था इसका एक अतिवादी है और अस्थायी रूप है। अन्य समाजों में मौजूद जो असमानताएं हैं, यह जो है एक खास अर्थ में डिफर है। इसमें जो पेशा वंशानुगत विभाजन है वो उसको जो है रीति रिवाजों की मान्यता मिली हुई है। एक जाति समूह के लोग या एक मिलते जुलते पेशों के तो होते ही हैं, साथ ही साथ उन्हें एक अलग सामाजिक जो है समुदाय के रूप में भी देखा जाता है कि हाँ भाई ये तो लकड़ी के काम करते हैं, ये लोहार हैं, है ना, ये लोहे का काम करते हैं, ये कपड़े सिलते हैं, तो ये दर्जी हैं, अलग ही प्रकार के मतलब देखा जाता है उनको। तो उनमें आपस में ही जो बेटी रोटी अर्थात शादी और खान पान का भी संबंध रहता है, इसमें भी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। अन्य जाति समूहों में उनके बच्चों की न तो शादी हो सकती है और ना ही उनकी इम्पोर्टेंट जो फैमिली या फिर उनके जो सामुदायिक आयोजन होते हैं उनकी पास में बैठकर दूसरे जाति के लोग भोजन कर सकते हैं। अभी भी जो SC ST हैं उनके यहाँ पर देखिए कहाँ पर कैसे कहाँ जाते हैं लोग, मतलब जाते हैं, मतलब फिर भी अभी भी कुछ बाकी रह गया है, उनके साथ बैठ के नहीं खाएंगे। जैसे ब्राह्मणों में और बहुत ज़्यादा इन सब लोगों के साथ कास्ट को लेके बहुत ज़्यादा इस तरह से विभाजन या फिर ये कहिए भेदभाव देखने को मिलता है। तो जो हमारे यहाँ पर वर्ण व्यवस्था है ना, वो जो है कुछ इस तरह से है कि जो अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा लोगों के मन में बैठी हुई है। इसमें जो बात करें, जो अंत्यज जो जातियां हैं जिनके साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है, जिसके बारे में हम लोग 9th क्लास में पढ़ रखा है कि यही कारण है कि ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे बड़े राजनेताओं और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की है और उसके लिए काम भी किया है। तो अब देखेंगे हम लोग भारत की जो धार्मिक सामाजिक और धार्मिक विविधता है, ठीक है। देखिए इसमें बताया जा रहा है आपको सोशल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया में द सेंसस ऑफ इंडिया रिकॉर्ड द रिलीजियंस ऑफ ईच एंड एवरी इंडियन आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, यानी कि जनगणना जो होती है हमारे यहाँ पे वो अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि 10 साल बाद जो है सभी नागरिकों के धर्म को भी दर्ज किया जाता है जनगणना के साथ ही। और जनगणना विभाग के आदमी घर घर जाकर लोगों से उनके बारे में सूचनाएं जुटाते हैं। धर्म समेत जो सभी बातें हैं उसके बारे में लोग जो कुछ भी बताते हैं ठीक वैसा ही फॉर्म में लिखा जाता है। अगर कोई कहता है कि वह नास्तिक है, वह किसी धर्म को नहीं मानता, तो फॉर्म में भी वही लिखा जाता है। तो इस कारण देश में जो अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों की संख्या है या फिर उनके जो अनुपात हैं या उनमें जो चेंजेस आए हैं उसका हमारे पास पूरे प्रूफ के साथ सूचनाएं उपस्थित हैं। तो देखिए नीचे दिए गए पाई चार्ट से आप देश के 6 प्रमुख धार्मिक जो समुदायों की आबादी है उसके अनुपात का पता चलता है। आज़ादी के बाद जो है प्रत्येक धार्मिक जो समुदाय की आबादी तो काफ़ी बड़ी है, पर कुल आबादी में उनका अनुपात ज़्यादा बदला है। प्रतिशत के हिसाब से देखें हम लोग तो 1961 के बाद भाई हिंदू, जैन और ईसाई के समुदाय का जो हिस्सा है मामूली रूप से घटा है, मतलब बहुत नॉर्मल। लेकिन मुसलमान, सिख और बौद्धों का हिस्सा बहुत ही नॉर्मल रूप से बढ़ा है। मतलब इन लोग का हिंदू, जैन, ईसाइयों का समुदाय जो है नॉर्मली घटा है, तो मुसलमान, सिख और बौद्धों का हिस्सा जो है नॉर्मली रूप से बढ़ा है। एक आम लेकिन जो है एक गलत धारणा यह है कि भाई देश की आबादी में मुसलमानों का प्रतिशत इतना बढ़ जाएगा कि दूसरे धार्मिक समुदाय उससे पीछे हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री द्वारा जो नियुक्त उच्च स्तरीय समिति है जिसे सच्चर समिति के नाम से भी जाना गया, ये इसके आकलन से स्पष्ट होता है भाई कि मुस्लिम आबादी का अनुपात थोड़ा जरूर बढ़ेगा, लेकिन अगले 50 सालों में भी यह बढ़कर 3-4% ही रहेगी। इससे साबित होता है कि एक व्यापक रूप से जो है विभिन्न धार्मिक समुदायों के अनुपात में कोई बड़ा उलटफेर नहीं होने वाला है। यही बात जो है जो मेन कास्ट के ग्रुप के लोग हैं उस पर भी लागू होती है। जनगणना में सिर्फ 2 जो है विशिष्ट समूह, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी ST SC की गिनती अलग से दर्ज की जाती है। इन दोनों बड़े समूहों में सैकड़ों जातियां आदिवासी समूह शामिल हैं जिनके नाम जो है सरकारी अनुसूची में दर्ज हैं। इसी के चलते इन्हें नाम के साथ अनुसूचित शब्द लगाया गया। अनुसूचित जातियों में जिन्हें आमतौर पर दलित कहा जाता है, सामान्यतः वे हिंदू जातियां आती हैं जो हिंदू सामाजिक व्यवस्था में अछूत मानी जाती हैं। तो इन जातियों के साथ भेदभाव किया जाता था, इन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था। अनुसूचित जनजातियों में बात करें जिन्हें आमतौर पर आदिवासी कहा जाता है, वे समुदाय शामिल हैं जो अमूमन कहाँ रहते हैं, पहाड़ी या फिर जंगली इलाकों में रहते हैं। तो
जिनका बाकी समाज से ज़्यादा मेल जोल नहीं था। 2011 में बात करें, देश की आबादी में अनुसूचित जातियों का हिस्सा जो है 16.6% ही रहा, और अनुसूचित जनजातियों का जो पार्टिसिपेशन देखने को मिला वो 8.6% था। तो जनगणना में अभी तक पिछड़ी जातियों की गिनती नहीं की जाती है। इसकी चर्चा हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ कर रखी है। पूरे देश में जो है इसकी आबादी कितनी है, इस बात को लेकर कोई एक हमारे पास फिक्स डिक्लेरेशन नहीं है, अनुमान नहीं है। राष्ट्रीय नमूना जो है सर्वेक्षण बात करें अगर, तो हम लोग 2004 और 5 का अनुमान ये है कि भाई इनकी आबादी लगभग 41% है। इस प्रकार मुल्क की जो आबादी है उसमें अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और पिछड़ी जातियों का हिस्सा लगभग 2/3 या फिर हिंदुओं की आबादी का लगभग 3/4 है। ये एक पाई ग्राफ देखिए, यहाँ पे दिखाया गया कितने परसेंट कौन से लोग हैं। तो हिंदू 79.8%, मुसलमान 14.2%, ईसाई 2.3% और सिख आपके 1.7%, और बाकी के जो बचे हैं इनमें से बौद्ध 0.07 और जैन आपके 0.4%, और जो और भी रिलीजियस के लोग हैं 0.7%, जिनका कोई धर्म नहीं है, वो वैसे लोग 0.2% के रूप में देखने को मिलता है। ये 2011 का जो है जो जनगणना हुआ था उसके हिसाब से। तो इन महापुरुषों के प्रयासों और सामाजिक आर्थिक बदलाव के चलते आधुनिक भारत में जो जाति की संरचना है और जो जाति व्यवस्था है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आया है। आर्थिक विकास में देखें तो शहरीकरण, लिटरेसी और जो एजुकेशन का डेवलपमेंट है, इस कोई भी पेशा चुनने की आज़ादी और गांव में जमींदारी की व्यवस्था के कमज़ोर पड़ने से जो जाति व्यवस्था है उसके पुराने रूप और वर्ण व्यवस्था पर टिकी जो मानसिकता है उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव देखने को हमें मिल रहा है। शहरी इलाकों की बात करें तो अब ज़्यादातर इस बात का कोई हिसाब नहीं रखा जाता है कि ट्रेन या बस में आपके साथ कौन बैठा है, या रेस्टोरेंट में आपकी मेज की कुर्सी पर बैठ के कौन खाना खा रहा था, उसके आदमी की जाति क्या है। संविधान में किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव का जो चीज़ है वो विरोध उसका किया गया है। संविधान ने जो है जाति व्यवस्था से जो पैदा हुए अन्याय हैं उनको समाप्त करने वाली नीतियों का भी आधार तय किया है। अगर 100 साल पहले का कोई व्यक्ति एक बार फिर भारत लौट कर आए तो यहाँ हुए बदलावों को देखकर हैरान रह जाएगा। तो ठीक है, समकालीन भारत से जो है जाति प्रथा विदा नहीं हुई है, लेकिन बात करें हम कंटेम्प्रेरी मतलब इंडिया से, जाति प्रथा गायब तो नहीं हुई है, लेकिन जाति व्यवस्था के कुछ पुराने जो पहलू हैं अभी भी हमारे समाज में देखने को मिलते हैं। अभी भी ज़्यादातर लोग अपनी जाति या कबीले में ही शादी करना चाहते हैं और करते भी हैं। तो स्पष्ट रूप से संवैधानिक प्रावधान के बावजूद भी छुआछूत की जो प्रथा है ना अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के अंदर जो है शादियों में जो है, या बात करें बहुत सदियों से जो है कुछ समूहों को लाभ की स्थिति में तो कुछ समूहों को दबा कर रखा गया है। इसका प्रभाव जो है सदियों बाद आज तक नजर आता है। जिन जातियों में पहले से ही पढ़ाई लिखाई का चलन मौजूद था और जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी, तो मॉडर्न एजुकेशन व्यवस्था में उन्हीं का बोलबाला देखने को मिलता है। जिन जातियों ने पहले शिक्षा से जिनको दूर रखा गया जाता था, उनके जो मेंबर हैं अभी भी स्वाभाविक रूप से पिछड़े हुए ही दिखाई पड़ते हैं। तो यही कारण है कि शहरी मध्यम वर्ग में अगड़ी जो जातियां हैं इन लोगों का अनुपात असामान्य रूप से काफ़ी ज़्यादा है, और जाति और आर्थिक हैसियत में भी काफ़ी निकट का संबंध है। तो इसमें भी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। एक यहाँ पे स्टूडेंट कह रही है मुझे अपनी जाति की परवाह नहीं रहती, हम पाठ्यपुस्तक में इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्या हम जाति पर चर्चा करके जातिवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं बढ़ावा दे रहे हैं। हम बढ़ावा कहाँ दे रहे हैं? हम तो जागरूक हो रहे हैं ना कि ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है। और हम लोग जब सेकुलर स्टेट की बात करते हैं तो फिर ये सारी बातें तो होनी ही नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड है कि अब तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है तो आ रहा है क्या तुमने नहीं कहा था कि आज भी प्रभुत्व या वर्चस्व की बात आए तो हमें राजनीति विज्ञान में उसकी चर्चा करनी चाहिए। क्या हमारे चुप रहने से जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी? हाँ, इनका इस स्टूडेंट का ये रिप्लाई दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं समाप्त होगी, हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। अब देखेंगे हम लोग कास्ट इन द पॉलिटिक्स यानी राजनीति में जाति का कैसा रोल है। तो देखिए, एज इन द केस ऑफ कम्युनलिज्म, कास्टिज्म इज रूटेड इन द बिलीव दैट कास्ट इज द सोल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। अकॉर्डिंग टू दिस वे ऑफ थिंकिंग, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम कास्ट बिलोंग टू अ नेचुरल सोशल कम्युनिटी एंड हैव द सेम इंटरेस्ट विच दे डू नॉट शेयर विद एनीवन फ्रॉम अनदर कास्ट। यानी सांप्रदायिकता की तरह ही जातिवाद भी मान्यता पर ही आधारित है। जाति ही जो है सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार भी है। इस प्रकार से इस पद्धति के अनुसार जो एक जाति के लोग एक
स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं और उनके हित एक जैसे होते हैं और दूसरी जाति के लोगों से उनके हितों का कोई मेल नहीं होता। जैसा कि हम लोगों ने सांप्रदायिकता के मामले में देखा कि हमारे यहाँ क्या मान्यता है कि अनुभव रूप से ये जो बातें हैं ये पुष्ट नहीं होती, मतलब प्रूफ नहीं आता। हमारे अनुभव ये बताते हैं कि जो जाति हमारे जीवन का एक पहलू जरूर है, लेकिन यही एकमात्र या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। राजनीति में अनेक जाति के लोग देखने को मिलते हैं, कई प्रकार के लोग आते हैं ना। तो पहला देखिए, जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती हैं तो चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखती हैं ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट मिल जाए। जब सरकार का गठन किया जाता है तो राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें अलग अलग जो जातियां हैं, कबीलों के लोग हैं, ये सब उनको सबको उचित जगह दी जाए जिससे कि उनको फायदा हो जाए, है ना। और क्या है कि राजनीतिक जो पार्टियां हैं और जो उम्मीदवार हैं, इनका समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को भी उकसाते हैं। तो कुछ दलों को कुछ जातियों के मददगार और प्रतिनिधि के रूप में भी देखा जाता है। और सार्वभौम बात करें, जो आपका सबके लिए जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, एक व्यक्ति के एक वोट देने की व्यवस्था जो है वो राजनीतिक दलों को विवश कर देती है कि भाई राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए भी सक्रिय हों। और इससे उन जातियों के लोगों में भी नई चेतना पैदा हुई है जिन्हें अभी तक छोटा और नीचा माना जाता था। राजनीति में जाति पर जोर देने के कारण कई बार यह धारणा बन सकती है कि चुनाव जातियों का खेल है और कुछ नहीं। यह बात सच नहीं है। जरा इन बातों पर आप फोकस करिए कि देश के किसी एक संसदीय चुनाव देश के किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं होता, इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और एक समुदाय से भी कहीं ज़्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है। तो सेकेंड देखिए, कोई भी पार्टी किसी एक जाति का समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती है। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि वह जाति के ज़्यादा उस जाति के ज़्यादातर लोग उस पार्टी को वोट देते हैं। अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का जो प्रभुत्व है माना जा रहा हो तो अनेक पार्टियां भी उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से जो है रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता, भाई खड़ा कर सकते हैं। तो ऐसे में कुछ मतदाताओं के सामने, वोटर्स के सामने उनकी जाति के एक से ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं, तो किसी किसी जाति के मतदाताओं के सामने उनकी जाति का एक भी उम्मीदवार नहीं होता है। ठीक है, तो किसी के सामने तो बहुत सारे होते हैं उनके कास्ट से रिलेटेड जो लीडरशिप निभाने के लिए पॉलिटिशियन, लेकिन किसी के सामने तो एक भी ऑप्शन नहीं होता है। तो हमारे देश में जो सत्तारूढ़ दल है, जो वर्तमान सांसद हैं और जो विधायक हैं, इनको अक्सर हार का सामना करना पड़ता है और जातियों और समुदायों की राजनीति पसंद एक ही होती तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है ना। अगर ऐसा होता कि लोग कास्ट से जीतेंगे, कास्ट से ऐसे रहेंगे तो तब फिर ऐसा तो होता ही नहीं, एक ही लोग हमेशा जीतते जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा होती है ना, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। तो स्पष्ट है भाई कि चुनाव में जाति की भूमिका इंपॉर्टेंट तो होती है, लेकिन दूसरे ऐसे फैक्टर भी इतने असरदार होते हैं, ठीक है, जैसे कि उनको सबको लेके चलना पड़ता है। मतदाता जो होते हैं वो अपनी जातियों से जितना लगाव रखते हैं, जुड़ाव रखते हैं, अक्सर उनसे ज़्यादा गहरा जुड़ाव राजनीतिक दलों से भी वो रखते हैं। एक जाति या समुदाय के भीतर भी अमीर और गरीब लोगों के हित अलग अलग होते हैं। एक ही समुदाय के अमीर और गरीब लोग जो है अक्सर अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं, है ना सर। पटेल हैं तो पटेल, जरूरी नहीं कि सब पटेल वाले ही प्रतिनिधि को वोट देंगे। वो अपने हित के लिए, अपने जैसे उनका लाभ हो सकता है वो अपने उसके हिसाब से वोटिंग करते हैं। तो वही बताया जा रहा है इसमें। तो एक ही समुदाय के अमीर गरीब लोग अक्सर अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं। सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की राय और नेताओं की जो लोकप्रियता है, पॉपुलैरिटी, उसका चुनाव जो है वो चुनाव पर जो है अक्सर असर पड़ता है। तो जाति के अंदर राजनीति, तो इसको देखने से पहले देखिए यहाँ पर जाति का जो असमानता है उसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वालों का जो परसेंटेज है 1999 से 2000 तक, तो यहाँ पर इसको आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि भाई जाति के अंदर राजनीति, ठीक है, यानी पॉलिटिक्स इन द कास्ट। तो वी हैव सो फार लुक एट द व्हाट कास्ट डज टू पॉलिटिक्स, बट इट डज नॉट मीन दैट देयर इज ओनली ए वन वे रिलेशन बिटवीन कास्ट एंड पॉलिटिक्स. Politics to influences the caste system and the caste identities by bringing them into the political arena. यानी अभी तक हम लोगों ने इस बात पे गौर किया था कि भाई राजनीति में जाति की क्या भूमिका होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जाति और राजनीति के बीच में सिर्फ एक तरफा संबंध होता है। राजनीति में भी जो जातियां हैं, राजनीति भी जो है जातियों को राजनीति के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था और जो है
या फिर समुदाय को साथ लेने की कोशिश करती है, और इस तरह से उनके बीच में जो है जो संवाद होता है वो मोल तोल के होता है। राजनीति में जो है राजनीति में नए किस्म की जो जातिगत गोलबंदी भी हुई है, जैसे अगड़ा और पिछड़ा। अगड़ा का मतलब अगला, ठीक है, जो अगड़ा है जो आगे है, और जो पिछड़ा है जो पीछे है। तो इस प्रकार जाति राजनीति में भी कई तरह की भूमिकाएं निभाती हैं जातियां भी, और एक तरह से यही चीजें दुनिया भर की राजनीति में चलती हैं। दुनिया भर में राजनीति पार्टियां वोट पाने के लिए सामाजिक जो समूह हैं और जो समुदायों की गोलबंदी है उसका करने का प्रयास करती हैं। कुछ खास परिस्थितियों में राजनीति में जातिगत डिफरेंसेस और इनक्वालिटीज यानी असमानताएं और कमजोर समुदायों के लिए अपनी बातें आगे बढ़ाने और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगने की भी गुंजाइश पैदा हो जाती है। तो इस अर्थ में भाई जातिगत राजनीति ने जो है दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए भी सत्ता तक पहुंचने के लिए निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रभावित करने की स्थिति पैदा की है। हर कास्ट के लोग पहुंच सकते हैं, ठीक है, सत्ता तक। तो अनेक पार्टियां और गैर जो राजनीतिक संगठन है खास जातियों के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने, उनके साथ ज्यादा सम्मानजनक व्यवहार करने, उनके लिए जमीन जायदाद और जो मौके हैं, रोजगार है, उसको उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आंदोलन करते रहे हैं। पर इसके साथ ही यह भी सच है कि सिर्फ जाति पर जोर देना जो है नुकसानकारी हो सकता है, जैसा कि धर्म के मसले से स्पष्ट होता है। सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है, शुभ नहीं है। इससे अक्सर गरीबी, विकास, भ्रष्टाचार जैसे बड़े बड़े मुद्दों से लोगों का ध्यान भी भटकता है। कई बार जातिवाद तनाव, टकराव और हिंसा को भी बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाता है। ऊपर एक देखते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है फिगर, आप देख सकते हैं द वोट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर देखिए बॉक्स बने हैं सब, राजपूत, यादव, लोहार, है ना, कोयरी, कुर्मी, ये सब बॉक्स बने वोटर बैंक। मतलब क्या आपको यह बात ठीक लगती है कि राजनीति किसी जाति के लोगों को अपने वोट बैंक के रूप में देखे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। अब जैसे कि आप इसका मतलब ये है ना कि जैसे राजनीति एक ही जात को, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर SC ST के लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर जरूरी नहीं है कि SC ST के वोटर रिप्रेजेंटेटिव को आप खड़े कर दे तो उनको ही सारा वोट मिल जाएगा, नहीं मिलता ना। लोग भले एक ही कास्ट, अपने कास्ट से प्यार करते हैं, बट उनकी ज़रूरतें, उनका लाभ, उनकी डेवलपमेंट सबकी अलग अलग है, तो वो अपने हिसाब से वोटिंग करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये नहीं कह सकते कि राजनीति जो है जो जात पर होती है या फिर किसी पे, वो किसी तरह से हमारे यहाँ पे किसी को इम्पैक्ट देती है। बेसिकली मतलब ये है कि जो राजनेता हैं उनको किसी एक जाति को लेके इस तरह की मानसिकता अपने अंदर नहीं बनानी चाहिए। अब यहाँ पर एक है रंग भेद या अपार्थाइड सिस्टम देख सकते हैं, इसका एक फिगर है। इस मुल्क में पैदा होने की गलती करने वालों, उसके बारे में कुछ ही बताया गया आपको। यू हु हैव मेड द मिस्टेक, कि दोज हु लोन्स फॉर फॉरेन लैंड, दिख नहीं रहा इसमें क्या लिखा है, बट आप ये समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है ना कि चले जाते हैं जो विदेश, बोलते हैं पराई भाषा, पहनते हैं और अजनबी पोशाक और भूल जाते हैं अपने देश को, उन्हें मेरा सलाम है। और जो नहीं भूलते हैं, सदियों तक पीटे जाने के बाद भी नहीं बदलते हैं, ऐसे बेगैरतों से मैं पूछता हूँ कि क्या कहोगे अगर किसी ने तुमसे पूछा क्या होता है छुआछूत? क्या यह ईश्वर की ही एक तरह की अविनाशी है? कैसा होता है अछूत? किसकी तरह दिखता है? क्या वो खुद में कोढ़ की तस्वीर होता है या फिर धर्मधीशों का दुश्मन होता है? क्या वह विधर्मी होता है, पापी होता है, नास्तिक होता है? बताओ मुझे, क्या जवाब होगा तुम्हारा? क्या तुम बगैर हिचकिचाए कह सकोगे कि मैं ही अछूत हूँ? इसी से मैं कहता हूँ कि इस मुल्क में पैदा होने की गलती करने वालों, अब गलती सुधारनी होगी, या तो देश छोड़ो या युद्ध करो। ये बाबूराव बागुल जी की कविता है, उसका ये ट्रांसलेशन था ये। तो ये बेसिकली बताया गया कि जो ये हमारे यहाँ पे कास्ट सिस्टम को लेकर छुआछूत और ये तमाम चीज़ें फैली हुई हैं, उसको किस तरह से रोका जाए। तो ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।